तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन नंबर 63 और आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। देखिएगा क्वेश्चन फर्स्ट क्या बोल रहा है, भारत का पहला महान्यायवादी कौन था। महान्यायवादी क्या होता है, तो देखो जैसे पूरे देश में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इशू होते रहता है, तो वैसे सरकार के साथ भी कुछ इशू होता है जो हमारा देश को लीड कर रहा है, उसको भी वकील का जरूरत पड़ता है बहुत सारे कामों पे सजेशन लेने के लिए। तो उन्हीं के लिए एक वकील होता है जो कानून का सबसे बड़ा कह लो सलाहकार होता है, नॉलेज वाला होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, महान्यायवादी। और जिसके लिए इंग्लिश में कौन सा वर्ड यूज होता है, तो ये होता है आपका अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल, ठीक है। और केंद्र सरकार के साथ, जब केंद्र सरकार के लिए ये एक पद रखा गया, तो आपका राज्य में भी तो ऐसा होता होगा ना, तो राज्य के लिए एक और पद बनाया गया जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इनको हम लोग बोलते हैं एडवोकेट जनरल। तो पहला तो आप क्या सीखे यहाँ पे कि अटॉर्नी जनरल केंद्र सरकार का सबसे बड़ा कानून का सलाहकार होता है, जबकि एडवोकेट जनरल राज्य सरकार का सबसे बड़ा कानून का सलाहकार होता है। इसके बारे में चर्चा कहाँ दिया गया है, आर्टिकल 76 में इसके बारे में चर्चा कहाँ दिया गया है, आर्टिकल 165 में। अगर आपसे और भी सवाल करता है कि आप ये बताओ कि ये अगर कोई व्यक्ति भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल बनना चाहता है तो उसकी योग्यता क्या होनी चाहिए, तो इसकी ये जो अटॉर्नी जनरल है इनकी योग्यता होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर। यहाँ पर क्या होना चाहिए, तो यहाँ होना चाहिए हाई कोर्ट के जज के बराबर, ठीक है, हाई कोर्ट के जज के बराबर इनकी योग्यता होनी चाहिए। इनकी नियुक्ति किसके द्वारा होती है, तो राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है, सरकार की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति होती है। और इनकी नियुक्ति किसके द्वारा होती है, तो इनकी नियुक्ति होती है राज्यपाल के द्वारा, ठीक है। इनका जो कार्यकाल होता है, जैसे हम लोग जानते हैं ना प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ये मेनली 5 साल के लिए बनते हैं, तो इनका कार्यकाल कब से कब तक का होता है, इनका कार्यकाल होता है प्रसाद पर्यंत। अब इसका मतलब क्या हो गया, और किसके प्रसाद पर्यंत, तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। मतलब कि राष्ट्रपति जब तक चाहेगा तब तक अटॉर्नी जनरल अपने पद पे रह सकते हैं, और राष्ट्रपति अगर चाहेगा तो आज बनाया है और आज का आज हटा भी सकता है। वहीं आपसे पूछेगा कि एडवोकेट जनरल का टेन्योर क्या होता है, तो देख लो सेम चलेगा, प्रसाद पर्यंत। और ये किसके प्रसाद पर्यंत होंगे, तो ये हो जाएंगे राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत। एक चीज और देखिएगा, ये जो आपके अटॉर्नी जनरल है ये तो पूरे देश में एक होंगे, चूंकि केंद्र सरकार एक है, लेकिन प्रत्येक राज्य सरकार के पास क्या होता है, एक एडवोकेट जनरल होता है। मतलब बिहार में भी होगा, झारखंड में भी होगा, यूपी में भी होगा, और भारत के जितने भी राज्य हैं सारे राज्यों में क्या होगा, तो आपका एडवोकेट जनरल होगा। यहाँ पे और देखिएगा इनके पास क्या पावर होता है, तो इनके पास पावर ये होता है कि ये संसद में जाकर के बैठ सकते हैं, वहां जाकर के बोल सकते हैं, किसी चीज पर डिबेट कर सकते हैं। मान लो कि बहुत कुछ ऐसा कानून आया जो सरकार को नहीं समझ में आ रहा, तो सरकार अपना प्रतिनिधि करने के लिए किनको भेजेगा, तो एडवोकेट जनरल को भेजेगा। लेकिन क्या नहीं कर सकते हैं, तो वोट नहीं डाल सकते हैं, संसद में वोट नहीं डाल सकते हैं। किसी भी मैटर पर अगर वोट हो रहा हो या सजेशन लिया जा रहा हो, सजेशन तो देंगे बट किसी भी चीज पे अपना पक्ष नहीं रख सकते हैं, वोट नहीं डाल सकते हैं। सेम चीज यहाँ भी होगा कि ये आदमी विधानसभा में परिषद में जा सकते हैं, बट क्या नहीं कर सकते हैं, तो आपका वोट नहीं डाल सकते हैं, वोट डालने का अधिकार नहीं है। ये क्या होता है, तो ये भारत सरकार का सबसे बड़ा वकील होता है, भारत सरकार का सबसे बड़ा वकील। और ये हो जाएगा राज्य सरकार का सबसे बड़ा वकील। अच्छा एक बात बताओ, ये केंद्र और राज्य सरकार का वकील है, तो क्या ये आम जनता का केस लड़ सकता है। मान लो कि कोई और आदमी है, अडानी अंबानी, मान लो यही दोनों है, तो अगर ये दोनों केस करता है किसी पे भी, या इसके खिलाफ कोई केस करता है, तो क्या ये किसी निजी आदमी का किसी निजी आदमी का ये केस लड़ सकता है। जी हाँ, लड़ सकता है। तो इस चीज को याद रखिएगा। वैसे जो वकील होता है ना, इनके काम को प्रैक्टिस कहा जाता है, तो क्या ये प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं, जी हाँ कर सकते हैं। ये आम जनता का भी चुनाव लड़ सकते हैं। क्यों बार बार चुनाव आ रहा है, लोकसभा चल रहा है ना, इसलिए ये आम जनता का भी
केस लड़ सकते हैं, ठीक है। कौन? तो ये दोनों मिलकर के, मतलब अपने अपने स्टेट में अपने अपने जगह पर। ये तो हो गया। अब यहाँ पे देखो कि बोल क्या रहा है, भारत के पहले महान्यायवादी कौन थे? तो भारत के पहले महान्यायवादी थे MC सीतलवाड़। भारत के पहले न्यायवादी थे MC सीतलवाड़। अभी कौन है? तो अभी है R वेंकट रमनी, ठीक है। अभी कौन है? अभी है R वेंकट रमनी, ठीक है। ये तो हो गए केंद्र सरकार के। दूसरा आपसे सवाल करता है कि राज्य सरकार मतलब एडवोकेट जनरल कौन है? मान लो अपने बिहार का पूछा, हम लोग बिहार के हैं तो बिहार का तो कम से कम आपको याद रखना चाहिए। बिहार के कौन है? तो बिहार के हैं PK शाही, ठीक है। बिहार के हैं प्रशांत कुमार शाही। ये कहाँ के हो जाएंगे? ये हो जाएंगे बिहार के। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखिएगा, 7वां संवैधानिक संशोधन निम्नलिखित में से किस से संबंधित है? सबसे पहले आ जाओ, जो खास के नए बच्चे हैं उनके लिए कि संशोधन क्या होता है। तो आप जब संविधान में कुछ भी बदलाव करना चाहते हो, क्योंकि हमारे संविधान सभा में इतने शिक्षित लोग थे, उन्हें पता था कि समय के साथ बहुत सारे रूल्स को, बहुत सारे रिचुअल्स को बदलना पड़ता है। तो इसलिए हमारे संविधान में एक भाग डाला गया। वो कौन सा भाग है? वो भाग है 20, ठीक है। और अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद है 368। किस देश के संविधान से हम लोग ये चीज सीखे कि हाँ, संविधान में बदलाव करना भी जरूरी है, और वो किस माध्यम से होगा? संशोधन के माध्यम से होगा। तो ये हम लोग सीखे थे साउथ अफ्रीका से। देखो क्या था, उस समय के जो भी बुद्धिजीवी लोग थे, उनका कहना था कि चलो अभी तो जो होना चाहिए, अभी जो देश के लिए इंपॉर्टेंट है उसको हम संविधान में डालें, लेकिन इन फ्यूचर क्या होगा? जैसे इंटरनेट, उस समय इंटरनेट नहीं था। आज के टाइम में देखो बिना इंटरनेट का कुछ भी नहीं हो सकता है। तो ये चीज किया गया कि आगे जाकर के अगर संविधान में कुछ भी बदलाव करना होगा समय के अनुसार, समय के डिमांड के अनुसार, तो इंसान कैसे चेंज करेगा? तो इसीलिए सांसदों को एक पावर दिया गया, एक भाग दिया गया, एक अनुच्छेद दिया गया। और वो क्या है? तो भाग 20 अनुच्छेद 368 साउथ अफ्रीका से ये चीज लिया गया। इसके माध्यम से आप क्या कर सकते हैं? तो संविधान में संशोधन कर सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपका जब मन करेगा तब आप संशोधन कर दीजिएगा। बहुत लोगों का बहुमत नहीं, बहुमत मतलब होता है विशेष बहुमत, साधारण बहुमत, इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाता है ना कि बहुत सारे संशोधन होते हैं। और अभी तक हमारे संविधान में कितने संशोधन हो चुके हैं? 106 संशोधन। मतलब कह लो कि संविधान में कुछ कुछ प्रावधानों को 106 बार बदला जा चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बोल क्या रहा है, 7वां संवैधानिक संशोधन निम्नलिखित में से किस से संबंधित है? 7वां संशोधन जो है ये कब हुआ था? 7वें नंबर का जो संशोधन है ये हुआ था 1956 में। ये हुआ था 1956 में। और बहुत कुछ चेंज हुआ था इससे। जैसे में क्या हुआ था देखिएगा, सबसे पहले तो इसके पहले हमारे देश में जब हम लोग आजाद हुए तो उस समय राज्य कैसे हुआ करता था? आज बिहार है, यूपी है, झारखंड है। उस समय कैसे हुआ करता था? उस समय जो राज्य था ना वो क्रम के अनुसार बटा हुआ था, क ख ग घ, इस टाइप से। या फिर आप क ख ग नहीं बोलते तो आप बोल दो ABCD। तो राज्य का यही माध्यम था और इसी में बहुत सारे प्रांत आते थे। तो पहले राज्य ऐसा था, लेकिन देश की आज़ादी के बाद डिमांड बढ़ गया था कि भाषा के अकॉर्डिंग आप राज्य का निर्माण करें। और इसी के तहत क्या किया गया था? सबसे पहले तो भाग 7 को खत्म कर दिया गया। भाग 7 को खत्म कर दिया गया। भाग 7 को खत्म कर दिया गया। भाग 7 में क्या था? तो भाग 7 में यही था कि भारत में किस प्रकार के राज्य हैं? तो 4 प्रकार के राज्य हैं, ABCD इस टाइप से करके था। तो पहले तो भाग 7 को खत्म किया गया। दूसरा ये किया गया कि इसी एक आयोग का गठन किया गया था, राज्य पुनर्गठन आयोग, ठीक है। एक राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था 1956 में। और ये चीज हुआ था आपका राज्य के निर्माण के लिए। तो इसी के तहत, इसी संशोधन के तहत एक चीज और किया गया। क्या किया गया? तो भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया। 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया। एक चीज ये भी किया गया कि एक ही राज्यपाल 2 या 2 से अधिक राज्यों का
मतलब काम देख सकते हैं। जैसे होता है ना कि हर एक राज्य में राज्यपाल होता है, तो क्या एक राज्यपाल एक या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है? ऑफ कोर्स हो सकता है। और ये चीज किसके द्वारा किया गया? अनुच्छेद संशोधन नंबर 7 1956 के द्वारा, कि एक ही राज्यपाल एक या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। एक या एक से अधिक राज्यों का, एक या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। तो ये चीज हो गया। और भी कुछ किया गया था, तो 3 तो हुआ। फिर एक चीज और हुआ कि एक हाई कोर्ट में एक से अधिक राज्यों का मामला देखा जा सकता है, ये भी इस चीज से प्रावधान किया गया। चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या बोल रहा है। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही व्यक्ति को राज्यपाल के रूप में नियुक्ति की जा सकती है। देखो पहला लाइन यही बोल रहा है, जो कि हम लोग अभी अभी देखे हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। जैसे ऑप्शन नंबर 2 में देखिएगा क्या दे रहा है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से 62 करना। देखो पहले क्या होता था कि हाई कोर्ट के जो जज थे ये 60 वर्ष की उम्र में ही रिटायर हो जाते थे, लेकिन इस चीज को चेंज किया गया और 60 से 62 कर दिया गया। क्योंकि देखो इन लोग को उस पद तक पहुंचते ही बहुत टाइम लग जाता है, क्योंकि बहुत अनुभव खोजता है कि आप या तो 5 साल के लिए कहीं क्या रहे हो, जज रहे हो, या फिर आप 10 साल के लिए वकील रहे हो, तो काफी इन लोग का उम्र हो जाता है उस पद तक पहुंचने में। तो पहले 60 था, इसको 62 कर दिया गया। और कितने नंबर संशोधन से किया गया, ये क्वेश्चन भी बनता है। तो इसका क्या हो जाएगा? 15वें नंबर का संशोधन। ठीक है, 15वें नंबर के संशोधन से ये चीज किया गया कि अब जो हाईकोर्ट के जज हैं ये कब रिटायर होंगे? तो ये होंगे 62 वर्ष की आयु तक। आगे देखिएगा, देखिए क्या बोल रहा है, रियासतों के पूर्व शासकों को दी जाने वाली प्रीवी पर्स का जो उन्मूलन है ये कब किया गया था? तो ये किया गया था 26वां संशोधन, 26वां संशोधन 1971, 26वां संशोधन 1971 के द्वारा इस चीज को किया गया। और देखिएगा यहाँ पे, अध्यादेश को पारित करने के लिए राष्ट्रपति और राज्यपाल की शक्तियों को बढ़ाना, ये किस संशोधन के माध्यम से किया गया था? तो इसको आप देखिएगा, कोशिश करिएगा बताने का कि ये किस संशोधन के माध्यम से किया गया। थोड़ा सा सुन लो। जैसे आपका जो सेकंड वाले में दिया हुआ है कि ये तो हम लोग देख लेना, थर्ड वाले में आना, रियासतों के पूर्व शासकों को दी जाने वाली प्रीवी पर्स का उन्मूलन। और देखो ये टाइम आप देखो, कल हम लोग चर्चा किए थे इंदिरा गांधी के बारे में, 1971 इंदिरा गांधी का टाइम चल रहा है। और क्या होता था कि जब बहुत सारे रियासत को भारत में मिलाया गया था, बहुत सारे रियासत को जब भारत में मिलाया गया था, तो उन्हें बहुत तरह का, या तो जबरदस्ती मिलाया गया, प्यार से मिलाया गया, वो खुद मिलने के लिए तैयार हो गए, नहीं तो कुछ लालच देकर के भी मिलाया गया था। और कुछ राजाओं महाराजाओं को बहुत समय तक अलग से सैलरी दिया जाता था। लेकिन इंदिरा गांधी जब सरकार में आई थी, जब वो प्रधानमंत्री बनी, उस समय भारत की स्थिति बहुत अच्छी नहीं चल रही थी, पाकिस्तान के साथ युद्ध हो रहा था, कृषि सही नहीं चल रहा था, ये जो आपका हमारा पैसा है इसका डॉलर के कंपेयर में बहुत वैल्यू घट गया था। तब उन्होंने इस चीज को करवाया और उन्हें हर महीने हर साल जो सैलरी मिल रहा था फालतू का, बिना किसी काम का, बिना किसी रोजगार का और बिना किसी मेहनत का, उस चीज को इंदिरा गांधी ने बंद करवाया था। और आप देख लो कि ये लोग कितना मतलब अपने लिए सोचे थे, संविधान में लिखवाए थे कि आप हमको हर महीने हर साल सैलरी दीजिएगा तब हम भारत में मिलेंगे। तो फाइनली संविधान में कुछ भी चेंज करवाना है तो आप संशोधन के माध्यम से चेंज करवाओगे, और फाइनली फिर इसका संशोधन के माध्यम से खत्म किया गया। यहाँ पे एक आ रहा है अध्यादेश वर्ड, तो आप याद रखना कि हमारे देश में अध्यादेश पारित, अध्यादेश इसको इंग्लिश में कहा जाता है ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस। हमारे देश में ऑर्डिनेंस लाने का अधिकार ओनली 2 आदमी को है। किसे है? तो एक तो है राष्ट्रपति को और एक है राज्यपाल को, अपने अपने राज्य में राज्यपाल को। ऑर्डिनेंस क्या होता है, अध्यादेश क्या होता है? तो नॉर्मली अपने यहाँ जब भी कानून बनते हैं ना, तो वो संसद के माध्यम से बनते हैं या विधानमंडल के माध्यम से बनते हैं। संसद में कौन कौन आता है? तो संसद में राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति आता है। विधानमंडल में कौन आता है? विधानसभा, विधान परिषद और आपका राज्यपाल। लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसा बनता है जिसमें कानून जल्दी लाना होता है, तो क्या होता है कि लोकसभा और राज्यसभा का काम उस समय नहीं कराया जाता है, सिर्फ राष्ट्रपति से साइन करवा के किसी भी बिल को एक्ट बना लिया जाता है। और 6 महीने के बाद जब राज्यसभा और लोकसभा में जब सांसद लोग आते हैं, जब सदन चल रहा होता है, तो फिर से उस पर पारित करवाया जाता है, सबसे सिग्नेचर करवाया जाता है और सबसे स्वीकृति लेने के बाद फाइनली उसको कानून बना लिया जाता है। मतलब आप कह सकते हो कि ऑर्डिनेंस जो है ये टेम्पोररी रूल है, टेम्पोररी कानून, टेम्पोररी
कानून आप कह सकते हो, मतलब कुछ समय के लिए ये कानून आता है, जो अगर संसद से पारित हो गया तो हमेशा के लिए रह जाएगा, नहीं तो खत्म हो जाएगा। जैसे ये किसान बिल था, किसान बिल जो था ये आपका अध्यादेश के माध्यम से लाया गया था, इस चीज को याद रखिएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखिएगा, हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? हृदय, ठीक है। ऑप्शन क्या दिया देखो तो, सुंदरलाल बहुगुणा, उल्टा पुल्टा दे दिया। चलिए आइएगा यहाँ पे देखिएगा, हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? यहाँ पे देखिएगा, हृदय, हमारा हार्ट जो है ये आपका मसल से बना हुआ एक ऑर्गन है। हमारा हार्ट जो है ये मसल से बना हुआ ऑर्गन है। और जब आप हार्ट का स्टडी करते हो, स्टडी ऑफ हार्ट, जब आप हार्ट का स्टडी करते हो तो आप किस ब्रांच को पढ़ रहे होते हो? आप पढ़ रहे होते हो कार्डियोलॉजी, है ना। कौन सा? तो कार्डियोलॉजी आप पढ़ते हैं, और इसमें हमें हार्ट के बारे में पता चलता है। हार्ट जो है हमारा ये पूरी तरीके से मसल्स से बना हुआ ऑर्गन होता है। और देखिएगा, ये जो आपका हार्ट होता है इसकी एवरेज वेट कितना होता है? तो इसका जो एवरेज वेट होता है ये होता है आपका 300 ग्राम। देखिए, हम एवरेज वेट बताए हैं, मतलब महिला और पुरुष का मिला करके थोड़ा बहुत आगे पीछे चलता है। महिलाओं में थोड़ा सा कम हो जाता है, लड़का लोग में ज़्यादा होता है। इसका जो स्थान होता है, हार्ट जो होता है, ये कहाँ पर होता है? तो हमारे जो 2 लंग्स होते हैं ना, इस लंग्स के बीच में होता है, लेकिन थोड़ा सा ये लेफ्ट साइड के पास होता है। तो याद रखिएगा, दोनों लंग्स के बीच, और थोड़ा सा ये लेफ्ट साइड में चला जाता है। किस शेप का होता है? तो इसका जो शेप होता है ये होता है क्लोज्ड फिस्ट के जैसा। किसके जैसा? क्लोज्ड फिस्ट। फिस्ट मतलब क्या होता है? फिस्ट मतलब होता है मुट्ठी, ठीक है। इसका जो आपका शेप होता है ये आपका क्लोज्ड फिस्ट के जैसा इसका शेप होता है। इसका काम क्या होता है हार्ट का? तो हार्ट का काम होता है मेनली, हार्ट पंप करते रहता है। किस चीज को? तो हार्ट खुद को पंप करता है, और उसी के वजह से ब्लड जो है वो हमारे पूरे बॉडी में सर्कुलेट होते रहता है, और उस वजह से ही हम अपना सारा काम कर पाते हैं। हृदय की धड़कन जो होती है वो एवरेज कितनी होती है? 1 मिनट में 72 टाइम्स ये आपकी एवरेज चलती है। और हमारे हार्ट के लिए कौन सा मिनरल बहुत ज़्यादा उपयुक्त है? तो ये होता है आपका पोटेशियम, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन गड़बड़ा दिया है, क्या हो जाएगा? पोटेशियम। यहाँ पे आप आंसर लगा लीजिएगा। पोटेशियम जो होता है ये हमारे हार्ट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनरल होता है। हार्ट में देखिएगा, लोग बोलते हैं ना ये हो गया वो हो गया, हार्ट भाई हार्ट में कुछ नहीं होता है। हार्ट में हड्डी नहीं होते हैं जो टूटेंगे, ये आप पूरी तरीके से आपका मसल से बना होता है। और इसमें 4 चैम्बर होते हैं हार्ट में ना, वैसे ऐसा भी नहीं होता है, या फिर जिस टाइप का आप बनाते हो उस टाइप का भी नहीं होता है, उसका अलग ही शेप होता है। हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। कौन कौन सा? तो एक होता है आपका राइट ऑरिकल, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका राइट वेंट्रिकल। ये हो जाएगा आपका, हाँ सही जा रहा है ना, हाँ, ये हो जाएगा लेफ्ट ऑरिकल, और ये होगा आपका लेफ्ट वेंट्रिकल। तो 4 ऑर्गन होते हैं। ये ए से हो गया आपका ऑरिकल, ऑरिकल। इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं? इसी को हिंदी में कहते हैं आलिंद, आलिंद, ठीक है। इसी को हिंदी में कहते हैं आलिंद। आगे देखिएगा, और ये जो भी है, भी किस चीज को दिखा रहा है? तो भी दिखाता है आपका वेंट्रिकल को, वेंट्रिकल। और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है नीले। तो हमारे हार्ट में जो होते हैं ना 4 चैम्बर होते हैं, जिससे ब्लड क्या होता है? ब्लड आपका आते जाते रहता है, पूरे बॉडी में सर्कुलेट होते रहता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका पोटेशियम, ठीक है। चलिए आगे आइएगा, क्वेश्चन नंबर 4 पे। चिपको आंदोलन के नेता कौन थे? चिपको आंदोलन सबसे पहले था क्या? तो देखो, ये आपका दौर चल रहा था 1980, 81, 82 के लगभग का। इस समय क्या हो रहा था ना, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश में ही एक एरिया था उत्तराखंड, जो आज के टाइम में एक राज्य बन गया है। उत्तर प्रदेश में एक एरिया उत्तराखंड का एक जिला था, चमोली जिला। एक बार देख लो, यहाँ पे पहले यूपी था, ठीक है। यूपी के अंडर में एक एरिया था जिसका नाम क्या था? उत्तराखंड, ठीक है। और इस उत्तराखंड में भी एक जिला था जिसका नाम क्या था? तो इसका नाम था चमोली, इसका नाम था चमोली। और इस जिले के अंदर एक गांव था जिसका नाम क्या था? इसका नाम था रेनी गांव। यहाँ पर क्या हो रहा था? तो यहाँ पे ना एक नदी थी, भागीरथी नदी, ठीक है। उस पर टिहरी बांध का निर्माण हो रहा था। भागीरथी नदी पर
टिहरी बांध का निर्माण हो रहा था और इसके वजह से क्या हो रहा था ना कि बहुत ज़्यादा मात्रा में पेड़ पौधों की कटाई हो रही थी। तो इसलिए बहुत लोग, बहुत पर्यावरणविद लोग, बहुत प्राकृतिक से जुड़े हुए लोग इस चीज़ को रोकने का प्रयास कर रहे थे। और सुंदरलाल बहुगुणा जो है, जिनका जन्म 1927 में हुआ था, 27 में हुआ था, ये भारत के स्वतंत्रता सेनानी भी रहे थे और भारत में पर्यावरण को प्रमोट करने वाले भी व्यक्ति रहे थे, जो शुरुआत से उसी काम में लगे हुए थे। तो इन्होंने भी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा रोका, बहुत ज़्यादा इसको रोकने की कोशिश की कि भाई इससे क्या होगा कि हमारा पर्यावरण, हमारा स्टेट एरिया हमारा खराब हो जाएगा अगर आप इतने सारे पेड़ पौधे काट दोगे तो इसीलिए एक आंदोलन चला था। और किसके नेतृत्व में चला था? तो ये चला था सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में, जिनका जन्म कब हुआ था? 1927 में, और रिसेंट में इनकी मृत्यु हुई है 2021 में। इनको चिपको आंदोलन का क्या कहा जाता है? तो इनको चिपको आंदोलन का नेता कहा जाता है, जो पर्यावरण से संबंधित था। वैसे ये आंदोलन चला था कब? ये आंदोलन चला था 1973 में। और किस एरिया में चला था ये हम आपको बता चुके हैं। किस वजह से चला था? तो भागीरथी नदी पर, भागीरथी नदी पर क्या हो रहा था? तो आपका टिहरी बांध का निर्माण हो रहा था। टिहरी बांध का निर्माण हो रहा था, इसलिए इस चीज को चलाया जा रहा था। एक चीज और याद रखिएगा कि सुंदरलाल बहुगुणा इस चीज को प्रमोट बहुत ज्यादा किए थे। चिपको का मतलब था कि जब भी वहां पे लोग पेड़ काटने जाते थे ना, तो क्या होता था ना कि वहाँ के जो ग्रामीण समुदाय के लोग थे, जो वहाँ के क्षेत्रीय लोग थे, वो पेड़ों से चिपक जाते थे और कहते थे कि अगर आपको पेड़ काटना तो पहले आप हमें काटो। तो इस वजह से मतलब उनसे जो बन पाया वो अपने क्षेत्र में अपने अनुसार ही प्रोटेस्ट किए और फिर वहाँ के पेड़ों को बचाने का कोशिश की। तो चूंकि वो पेड़ को चिपक रहे थे, चिपक के उसे बचाने का कोशिश कर रहे थे, इसलिए इसको नाम क्या दे दिया गया? चिपको आंदोलन। वैसे एक चीज याद रखिएगा कि 1981 में, ठीक है, 1981 में ही इन्हें क्या मिल रहा था? ये जो आपके सुंदरलाल बहुगुणा है, इनको एक अवार्ड दिया जा रहा था। और वो कौन सा अवार्ड दिया जा रहा था? पद्मश्री। ठीक है, 1981 में इन्हें पद्म श्री दिया जा रहा था, बट इन्होंने लेने से मना कर दिया था। क्यों मना कर दिया था? क्योंकि उस समय ये प्रोटेस्ट चल रहा था कंटिन्यू। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 1973 में शुरू हुआ तो 1973 में ही खत्म हो गया था, प्रोटेस्ट ये चल रहा था। और इसी वजह से इन्होंने बोला कि नहीं लेना है इन्हें पद्मश्री। जो कि आपको पता होना चाहिए कि पद्मश्री जो हो जाएगा ये भारत का चौथा सर्वोच्च सम्मान होगा। इन्होंने उसे सम्मान पूर्वक लेने से मना कर दिया, लेकिन आगे जा करके इनके अच्छे कार्यों के लिए इन्हें 2001 में कौन सा अवार्ड मिला? तो उससे भी बेटर अवार्ड मिला। और ये कौन सा अवार्ड है? यह है आपका पद्म विभूषण, जो भारत का दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार है। इस चीज को याद रखिएगा। आंसर क्या हो जाएगा? सुंदरलाल बहुगुणा। वैसे इसके साथ ना आप एक और आदमी का नाम याद करिएगा, मतलब ऐड कर लीजिएगा। कौन? तो चंडी प्रसाद भट्ट, ये भी इस आंदोलन से जुड़े हुए थे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। निम्न में से किस थीम के साथ 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया गया? ठीक है, ये देखो, मधुमक्खी दिवस, टाइगर दिवस, सेठ दिवस, सारा दिवस मनाया जाता है। यहाँ पे देखिएगा, ये जो आपकी मधुमक्खी होती है, ठीक है, मधुमक्खी जो है ये कृषि में काफी समर्थन देती है। ये मधुमक्खी के बारे में हम लोग यही जानते हैं ना कि वो फूल का रस को मतलब निकालती है, तो वो पौधा से पौधा, फूल से फूल होते रहती है। तो इस वजह से क्या होता है कि परागकण इधर से उधर आते हैं और पौधों में परागन बहुत बढ़िया तरीके से हो पाता है। तो मधुमक्खी जो है जैव विविधता को बढ़ाने में, कृषि को प्रमोट करने में काफी इनका योगदान होता है। वो अलग बात है कि कभी कभी खिसिया करके आपको काट भी लेती है, तो इनका बहुत ज्यादा योगदान होता है। लेकिन आज का जो इन्वायरमेंट है उस वजह से इनकी संख्या धड़ल्ले से बहुत कम होती जा रही है। और इसलिए आप देखना कि दिवस हमेशा किसी कमजोर के लिए ही मनाया जाता है, कभी किसी मजबूत के लिए कोई दिवस नहीं मनाया जाता। जैसे हमारा समाज हमेशा से पुरुष प्रधान रहा है, आप कभी नहीं सुनिएगा कि पुरुष दिवस मनाया जा रहा है। बालक दिवस में भी शायद होता है, लेकिन आप महिला में देखो, महिला दिवस होता है, बालिका दिवस होता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस होता है, मजदूर दिवस होता है। तो हमेशा कमजोर समुदाय को ही प्रमोट करने के लिए उनका दिवस मनाया जाता है। मधुमक्खी दिवस भी पहले नहीं मनाया जाता था, रिसेंट से शुरू हुआ है।
कल हम लोग देखे थे 15 मई को परिवार दिवस, और यहाँ 20 मई को हम लोग देख रहे हैं मधुमक्खी दिवस मनाया गया, क्योंकि इनकी संख्या बहुत ज़्यादा घट रही है। और इस वजह से अगर इनका दिवस मनाते हैं तो हम क्या करेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे और फिर मधुमक्खियों की संख्या बचाई जा सकती है। तो कब मनाया गया, पहले तो ये आ जाओ, 20 मई को मनाया गया। और इसकी थीम क्या थी, ये जो छोटा मोटा दिवस होता है ना, इसका थीम इंपॉर्टेंट होता है, पूछ लेता है। इसका थीम क्या हो जाएगा, बी इंगेज्ड विथ यूथ। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका थीम, बी इंगेज्ड विथ यूथ। अब देखो मधुमक्खी से कुछ कुछ क्वेश्चन आते हैं हमारे जीके में, क्या आते हैं, जैसे मधुमक्खी को जब आप पालते हो तो वो जो पालने का जैसे होता है ना, सेरीकल्चर, एपी कल्चर, पीसी कल्चर, साइंस में हम लोग पढ़ते हैं, ये एक ब्रांच होता है। तो मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है, मधुमक्खी पालन कहलाता है एपी कल्चर। ठीक है, क्या कहलाता है, एपी कल्चर। दूसरा एक सवाल आता है कि मधुमक्खी जो है यह आपस में कैसे बात करती है। जैसे हम लोग बोल रहे हैं ना, हम लोग ओरली बोल करके बात करते हैं, हम लोग लिख करके बात करते हैं, तो जो मधुमक्खी है ये किस टाइप से बात करती है, तो ये नृत्य करके। ठीक है, ये जो है आपका नृत्य करके बात करती है। और एक चीज हम लोग को पता है कि मधुमक्खी से ही हम लोग क्या प्राप्त करते हैं, तो शहद जो है हम लोग किससे प्राप्त करते हैं, मधुमक्खी से ही प्राप्त करते हैं। एक चीज और देखिएगा कि मधुमक्खी जो काटती है, एक चीज आप देखिएगा कि मधुमक्खी हमेशा काटती ही है, काटता नहीं है। मतलब मधुमक्खी काटने वाली जो होती है वो फीमेल होती है। आप मच्छर में भी चले जाओ, मच्छर काटता नहीं है, मच्छर काटती है, फीमेल वाली ही काटती है, मधुमक्खी में भी फीमेल वाली ही काटती है। तो मधुमक्खी में आखिर ऐसा क्या होता है जो आपको काटती है और बड़ा जोर से दर्द होता है, तो एक एसिड होता है इनके बॉडी में। कौन सा एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक अम्ल जो होता है इनके बॉडी में, यही हमारे बॉडी में जाता है तो हमें बड़ा पेन होता है। वैसे एक चीज और याद रखना, ये फॉर्मिक एसिड जो है ये चींटी में भी पाया जाता है। वो लाल वाली जो चींटी होती है, मधुमक्खी हो गई, एक और ये बिच्छू में भी यह एसिड पाया जाता है, जो हमें बड़ा ही तकलीफ देता है जब हमें लगता है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। हड़प्पा वासी पूजा करते थे। देखो हड़प्पा वासी क्या था, हड़प्पा वासी तो जिस समय पूरी दुनिया में सभ्यता का उदय भी नहीं हुआ था। सभ्यता क्या होता है, तो एक ऐसा समाज जहाँ पर, एक ऐसा एरिया जहाँ पर जरूरी नहीं है कि सभी में लोग पढ़े लिखे ही हो या वेल ड्रेस्ड हो, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। सभ्य मतलब कि लोग स्थानीय रूप से एक अच्छे तरीके से रह रहे हो। जैसे प्रागैतिहासिक काल में हम लोग क्या देखे थे कि आदमी कच्चा जानवर खा जा रहा था, आदमी को खा जा रहा था। मध्य पाषाण काल तक आप देखे हो ना कि आदमी का साक्ष्य ही नहीं मिलता है, जीवाश्म ही नहीं मिलता है। तो इससे इतिहासकार अंदाजा लगाते हैं कि इंसान ही इंसान को खा जाता था और बचे हुए हड्डियों को उपकरण के रूप में यूज करता था। तो ये सभ्य नहीं थे। लेकिन जब आप सिंधु सभ्यता में आते हो तो यहाँ पर के लोग जो थे वो वेल डेवलप थे। सिंधु सभ्यता जिस समय पूरी दुनिया में लोग गांव में रह रहे थे, लोग आदि मानव की तरह रह रहे थे, हमारे भारत में लोग नगर के रूप में रह रहे थे। और इसे ही कहा जाता है भारत का प्रथम नगरीकरण का दौर। इस चीज को आप याद रखिएगा, हड़प्पा। अब यहाँ पे आ जाओ तो हड़प्पा सभ्यता के खोज में बहुत लोगों का नाम आता है। और सबसे पहले किसका आता है, सबसे पहले आता है 1826 ईस्वी में एक आदमी का नाम। ठीक है, 1826 ईस्वी में एक आदमी का नाम आता है, किसका, तो एक आदमी जो है इसका नाम है चार्ल्स मैसन। ठीक है, चार्ल्स मैसन को किसी लोगों से, ये देखो अंग्रेज नाम है तो इस समय टाइम में तो देख लो कि भारत में अंग्रेज का शासन चल रहा है। तो किसी लोगों से ये सुना कि वहां पर लगातार खुदाई के दौरान, लाहौर वाले रीजन में लगातार खुदाई के दौरान कुछ ना कुछ सामान मिल रहा है। तो ये भी गया वहां पे कुछ देखने के लिए कि क्या मिलता है। वहां पे कुछ दिन रहा, कुछ दिन घुमा, कुछ दिन देखा और फिर एक पत्रिका जारी किया। कौन सा पत्रिका, नैरेटिव ऑफ जर्नी। जर्नी मतलब वो जो भी घूमा था तो अपने यात्रा के बारे में वो चर्चा किया। और यहाँ पे अभी तक देखो, अभी तक इसका नाम सिंधु सभ्यता नहीं पड़ा था। और सिंधु सभ्यता के रिवील होने के पहले हम लोग वैदिक सभ्यता को ही अपना पुराना सभ्यता मानते थे। तो ये चर्चा किया कि हाँ भाई उस जगह पर कुछ ना कुछ तो है जो लगातार खुदाई से वहां पे मिल रहे हैं, लेकिन ज्यादा कुछ ध्यान नहीं दिया। उसके बाद फिर कुछ और भी आदमी आए। जैसे देखो 1853 से 56 के बीच रेलवे लाइन बिछाया जा रहा था। 1853 से 56 के बीच कहाँ पर, तो लाहौर से कराची,
लाहौर से कराची के बीच रेलवे लाइन बिछाया जा रहा था, तो उस समय भी लगातार बहुत सारे ईंटें मिल रहे थे, लेकिन उस समय भी कोई ध्यान नहीं दिया। और इस रेलवे लाइन बिछाने में एक अंग्रेज इंजीनियर काम कर रहा था, जिनको कहा जाता है ब्रंटन बंधु, ठीक है, जिनको कहा जाता है ब्रंटन बंधु, जिसमें किसका नाम आता है, एक जेम्स जेम्स ब्रंटन का, और एक नाम आता है आपका विलियम ब्रंटन का, विलियम ब्रंटन का। तो इन लोगों ने भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि इंजीनियर था तो ईटा उटा के बारे में क्या ही पता चलता। 1856 में फिर एक आदमी वहां पे गया, जिसका नाम था एलेक्जेंडर कनिंघम, एलेक्जेंडर कनिंघम। ये भी जाकर के वहां पे पता लगाया। अब जैसे आप ही देखो, मान लो कि अपना शहर बाढ़ है, बाढ़ में ही अगर पता चलता है कि किसी एक प्रॉपर एरिया से बहुत सारे सामान खुदाई से मिल रहे हैं, चलो सामान छोड़ो, खाली ईंटा ही मिल रहा है, और एक दो नहीं हजारों की संख्या में मिल रहा है, तो क्यूरियोसिटी आएगा ना कि आखिर वहां पे क्या है जो लगातार ईंटा मिल रहा है खुदाई से। और ईंटा भी टूटा फूटा हुआ नहीं, बढ़िया ईंटा मिल रहा था, तो लोग में क्यूरियोसिटी आया, और धीरे 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 ये ऐसे ही जानकार में आते रहा, नॉलेज में आते रहा, प्रकाश में आया। एलेक्जेंडर कनिंघम ने 1856 में कोशिश किया, बट इन्हें भी कुछ खास जानकारी नहीं मिली, तो इन्होंने भी फिर छोड़ दिया। उसके बाद फिर देखिएगा 1861 में, 1861 में एक विभाग का स्थापना हुआ, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, पुरातत्व विभाग। इसका स्थापना हुआ, और फिर धीरे धीरे विभाग समझते हैं ना, पोर्टफोलियो, मतलब प्रॉपर बन गया कि अब भारत में जो भी ऐतिहासिक चीज मिलेगा उस पर वर्क कौन करेगा, पुरातत्व विभाग काम करेगा। और धीरे धीरे, लेकिन फाइनली फाइनली कब, तो 1921 ईस्वी में, फाइनली 1921 ईस्वी में एक आदमी आता है, जिसका नाम क्या है, जॉन मार्शल। जॉन मार्शल की अध्यक्षता में, मेन आदमी कौन था, जॉन मार्शल, जो अभी 1921 ईस्वी में क्या था, पुरातत्व विभाग का अध्यक्ष। इसकी अध्यक्षता में देखिएगा दो आदमी, कौन कौन, तो एक तो हो जाएगा दयाराम साहनी, दयाराम साहनी, और एक नाम हो जाएगा राखल दास बनर्जी, जिनको शॉर्ट में कहा जाता है आर.डी. बनर्जी, ठीक है, राखल राखल दास बनर्जी। इन्हें फाइनली काम पर लगाया, कौन लगाया, ये जॉन मार्शल, किसको, तो दयाराम साहनी को और आर.डी. बनर्जी को। और फाइनली रूप से दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में हड़प्पा शहर की खुदाई की, और वहां से एक दो चीज नहीं, बहुत कुछ साक्ष्य के रूप में निकाला, और उस साक्ष्य पर कार्बन 14 और यूरेनियम 235 का यूज करके पता लगाया गया कि ये सामान आज का नहीं है, 2350 बीसी का, 2500 बीसी का है। मतलब आज के टाइम में देखो हम लोग कौन से ईयर में चल रहे हैं, 2024, और हम लोग बोलते हैं कि सिंधु सभ्यता लगभग 2500 बीसी से 1750 बीसी तक चला है। मतलब 2000 इधर और 2300 उधर, मतलब कितना हो गया, 4300, मतलब समझ लो कि 4500 साल पहले का ये सामान है, और इतने विकसित अवस्था में है। तो फाइनली जॉन मार्शल की अध्यक्षता में दयाराम साहनी जी के द्वारा हड़प्पा में खुदाई करके 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता को रिवील कर लिया गया, और अगले ही साल आर.डी. बनर्जी जी के द्वारा मोहनजोदड़ो शहर की खुदाई करके 1922 में वहां से भी साक्ष्य निकाल के फाइनली रिवील हो गया। इसके बहुत सारे नाम हैं। इसे हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि पहली बार साक्ष्य जो है सिस्टमेटिक ढंग से कहाँ से मिला, हड़प्पा सभ्यता से। नॉर्मली हमारे घर समाज में होता है ना कि जो बड़ा बेटा या बड़ी बेटी होती है, उसी के नाम से उसके घर परिवार, उसके माँ बाप का पहचान बन जाता है। वही चीज यहाँ पे भी हुआ। वैसे ऐसा नहीं है कि ये रूल फॉलो कर रहा था, कोई और कानून था कि जहां से पहली बार साक्ष्य मिलेगा उसी के नाम पे किसी भी सभ्यता, किसी भी शहर का नाम रखा जाएगा। इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि पहली बार तांबा में टीन मिला करके लोगों ने यहीं पर कांसा का निर्माण किया, और कांसा का बहुत ज्यादा मात्रा में यूज किया था। इस चीज को आप याद रखिएगा। कुछ और भी आप याद रख सकते हो, जैसे देख लो यहाँ पे पहले क्वेश्चन क्या बोल रहा था अपना, कि हड़प्पा वासी पूजा करते थे। तो हड़प्पा वासी जो पूजा करते थे, ये देवी का और पशुपतिनाथ का पूजा करते थे। किसका? देवी का और पशुपतिनाथ का। लेकिन एक चीज देख लो आप यहाँ पे, देवी और पशुपतिनाथ का पूजा करते थे, लेकिन इन लोग नेचुरल चीजों का पूजा करते थे। इन लोग हमारे जैसा मूर्ति बना के पूजा नहीं करते थे कि आप मूर्ति बना रहे हो, जैसे सरस्वती पूजा आता है तो हजारों की संख्या में तो लगता है बाड़ी में बस मूर्ति बन जाता होगा। आप मूर्ति बनाते हो, आप पेड़ पौधा काटते हो, आप उसे बांस बनाते हो, उससे डेकोरेशन करते हो, फिर उस मूर्ति को गंगा में प्रवाहित कर देते हो, और फिर बोलते हो कि सरकार गंगा को साफ नहीं कर रहा। तो आप तो गंदगी फैला रहे हो ना, फिर आप कैसे एक्सपेक्टेशन रख रहे हो कि गंगा की सफाई होगी। यहाँ पे जो पूजा होता था ना देवी में, आपको पता है किसका पूजा होता था?
देवी में पूजा होता था उर्वरता की देवी का, और इसका साक्ष्य कहाँ से मिला है? हड़प्पा शहर से। ठीक है, हड़प्पा शहर से एक मूर्ति मिली है, हड़प्पा शहर से एक औरत की, एक लड़की की मूर्ति मिली है। और कैसा मूर्ति है? तो उस मूर्ति में दिखाया गया है कि उस महिला के गर्भ से एक पौधा निकल रहा है, तो इसलिए उस मूर्ति को क्या नाम दिया गया? उर्वरता की देवी, उर्वरता की देवी। ठीक है, उर्वरता की देवी इसको कहा गया। दूसरा पशुपतिनाथ, पशुपतिनाथ बहुत लोग क्या बोले? पशुपतिनाथ, बहुत लोग बोले कि ये आपका शंकर भगवान है। देखो सबसे पहले पशु मतलब जानवर हो गया, पति मतलब क्या होता है? पति मतलब होता है रक्षा करने वाला, जैसे करोड़पति करोड़ों का रक्षा करने वाला, राष्ट्रपति राष्ट्र का रक्षा करने वाला, और भी प्रकार का पति होता है। ठीक है, पशुपति तो पशु का रक्षा करने वाला, ये क्या कहलाया? पशुपति। इसको पशुपति नाम क्यों दिया गया? क्योंकि कहा जाता है कि एक आदमी ऐसे बैठा हुआ था योग के मुद्रा में, और इसके आसपास बहुत सारे पशु थे, बहुत सारे कैटल थे, मवेशी थे, इसलिए इसको क्या नाम दे दिया गया? पशुपति। तो इन लोग नेचुरल चीजों का पूजा करते थे, हमारे और आपके जैसा आर्टिफिशियल चीजों का पूजा नहीं करते थे। एक चीज और देखिएगा, आपसे सवाल करता है कि पूरी दुनिया का सबसे प्राचीन सभ्यता, पूरी दुनिया का सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है? तो ये हो जाएगी आपकी मेसोपोटामिया की सभ्यता। पूरी दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यता मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया की सभ्यता। दूसरा आपसे पूछेगा लेकिन ये कैसी थी? तो ये आपकी ग्रामीण थी। आपसे पूछ सकता है कि पूरी दुनिया की सबसे पहली नगरीय सभ्यता, नगरीय सभ्यता मतलब शहरी सभ्यता, तो ये हो जाएगा आपका सिंधु सभ्यता। तीसरा पूछेगा कि पूरी दुनिया की सबसे पहली वह सभ्यता जिसने लिपि का आविष्कार किया। लिपि का, लिपि क्या होता है? तो लिखने का तरीका को ही लिपि कहा जाता है। लिपि का आविष्कार किया तो ये हो जाएगा सुमेरिया की सभ्यता, सुमेरिया की सभ्यता। और कौन सी लिपि से इन्होंने लिखी थी? तो की क्यूनिफॉर्म, की क्यूनिफॉर्म नामक लिपि लिखी थी। एक चीज और, सिंधु सभ्यता के बारे में हम लोगों को बहुत सारी जानकारी इसलिए नहीं मिल पाती है क्योंकि इसके लिखित साक्ष्यों को हम लोग पढ़ नहीं पाए हैं अभी तक। इन लोग क्या लिखता था पता नहीं चलता था। इनका लिपि जो था भाव चित्रात्मक था। आज के टाइम में जो आप लोग इमोजी यूज करते हैं ना, तो समझ लो कि ऐसा ही मछली का फिगर है, कुछ कुछ और चीज का फिगर है, तो इमोजी का भर भर के यूज हुआ है और लोग उस चीज को पढ़ नहीं पाया है। सिंधु सभ्यता की लिपि को भाव चित्रात्मक कहा जाता है, या इसको यूनानी लैंग्वेज में ब्रुस्टोफेडन लिपि भी कहा जाता है। ब्रुस्टोफेडन, ब्रुस्टोफेडन लिपि, ये जो है आपका ब्रुस्टोफेडन लिपि भी कहा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता को। एक चीज और, सिंधु घाटी सभ्यता के लिए मेसोपोटामिया के अभिलेख में कौन सा वर्ड यूज हुआ है? तो ये यूज हुआ है मेलुहा। वैसे सिंधु घाटी सभ्यता अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है, इतने छोटे से टॉपिक में यहाँ पे कवर नहीं किया जा सकता है। बाकी आप यहाँ पे देख लीजिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा देवी और पशुपति। ठीक ना, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश और म्यांमार से लगी हुई है? यहाँ पर देखिएगा, जैसे देखिएगा जब आप यहाँ पे आते हो तो देखो आपको खुद पता चलेगा। पहले तो बोल क्या रहा है? बांग्लादेश और म्यांमार। बांग्लादेश से चलो आपको नहीं समझ में आया, लेकिन म्यांमार से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि उत्तर पूर्वी राज्य का बात हो रहा है। तो यहाँ पे आइएगा, देखिएगा यहाँ पे आपको दिख रहा है म्यांमार। चलिए देखिएगा यहाँ पे आपको दिख रहा है म्यांमार। अब ये देखिएगा, ये हो गया आपका म्यांमार वाला बॉर्डर। ठीक है, और देखो ये हो गया आपका बांग्लादेश वाला बॉर्डर। ठीक है, ये स्टेप से बांग्लादेश। अब आप देख लो कि कौन सा राज्य का सीमा लग रहा है किससे? तो म्यांमार से भी और मिजोरम, सॉरी बांग्लादेश से भी। तो आप देखो ये जो अपना राज्य है, ये जो हम येलो कलर से रंग रहे हैं, ये कौन सा राज्य है? ये है आपका मिजोरम। तो देखो मिजोरम का ये वाला लाइन जो है बांग्लादेश से लग रहा है, और ये वाला लाइन जो है किससे लग रहा है? तो ये लग रहा है आपका म्यांमार से। तो यहाँ पे अपना आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? मिजोरम। यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका मिजोरम। चलिए वहां पे आप ऑप्शन देख करके लगा लीजिएगा। मिजोरम की राजधानी क्या है? तो आइजोल। मिजोरम की राजधानी है आइजोल। मिजोरम के सीएम कौन है? तो मिजोरम के अभी नए नए सीएम बने हैं, और ये बने हैं
लाल दुहमा, लाल दुहमा। यहाँ के गवर्नर कौन है जिनको राज्यपाल कहा जाता है? तो ये हैं हरि बाबू कंभमपति, हरि बाबू कंभमपति। ठीक है, यहाँ एक पहाड़ी है जिसे लुसाई हिल्स के नाम से जाना जाता है, लुसाई हिल्स, या इसको कितनी बार मिजो हिल्स भी कहा जाता है, मिजो हिल्स। तो इन चीजों को आप याद रखिएगा। एक फेस्टिवल देख लीजिएगा, हाँ एक फेस्टिवल देखिएगा, चपचार कुट, चपचार कुट, पावलकुट, पावलकुट और मीमकुट, मीमकुट जो है ये फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है मिजोरम में। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा कि चपचारकुट, पावलकुट और मीमकुट जो है ये आपका मिजोरम में मनाया जाता है। और इस चपचारकुट को बैम्बू डांस भी कहते हैं। कौन सा डांस कहते हैं? तो बैम्बू डांस, बैम्बू मतलब होता है आपका बांस। ठीक है, इसको जो है बैम्बू डांस भी कहा जाता है। चलिए इस चीज को याद रखिएगा। आंसर क्या हो जाएगा? तो देख लीजिएगा यहाँ पे आंसर। अरे भाई छोटा हो जाए यार। कितना बड़ा कर दिए थे हम। हाँ देख लो इसका आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। ये देखिएगा, स्टैचू ऑफ यूनिटी भारत के किस राज्य में स्थित है? एनटीपीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और कब पूछा था? 2021 में। ये देखिएगा, स्टैचू ऑफ यूनिटी जो भारत ही नहीं दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति बन गई है। सबसे पहले तो आइएगा कि ये जो मूर्ति है ये है किसका? तो ये है भारत के पहले गृह मंत्री, भारत के पहले प्रधानमंत्री, भारत के लौह पुरुष और भारत का बिस्मार्क भी इनको कहा जाता है। कौन है ये? तो ये है सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, इनकी मूर्ति बनाई गई। कहाँ बनाई है? तो ये बना है गुजरात में। ठीक है, गुजरात में। गुजरात के अगर आपसे पूछता है तो एक द्वीप पे बना हुआ है, और वो द्वीप किस नदी पर है? तो गुजरात के नर्मदा नर्मदा नदी पर स्थित, नर्मदा नदी पर स्थित साधु बेट द्वीप पर, साधु बेट द्वीप पर यह आपका बनाया गया है। इसका जो निर्माण है यह कब शुरू हुआ था? 31 अक्टूबर 2013 को। और इस समय गुजरात, ठीक है गुजरात में ये, इस समय गुजरात के मुख्यमंत्री कौन थे? नरेंद्र मोदी। ये बन करके कब तैयार हो गया था? तो ये बन करके तैयार हो गया था 25 अक्टूबर 2018 को। और फाइनली एक चीज और यहाँ पे याद रखना कि इसका शिलान्यास कौन किया था? शिलान्यास मतलब समझते हो? काम का शुरू होना। तो ये भी नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया 31 अक्टूबर 2013 को। और फाइनली जब मूर्ति बन गया तो इसका उद्घाटन कब किया गया? तो ये किया गया 31 अक्टूबर 2018 को। आप बोलोगे कि 31 अक्टूबर को ही क्यों किया जा रहा था? यहाँ भी 31, वहाँ भी 31। तो 31 अक्टूबर को इनका जयंती मनाया जाता है। 31 अक्टूबर को किनका जयंती? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती कब मनाई जाती है? 31 अक्टूबर को। अब इसमें कभी कभी क्या होता है कि इसका ऊंचाई पूछ लेता है, चूंकि सबसे ऊंचा है तो ऊंचाई पूछेगा ही ना। तो अगर फीट में पूछेगा तो कितना फीट हो जाएगा? 597 फीट। लेकिन अगर ऊंचाई में पूछेगा तो 182 मीटर। याद रखिएगा कि जो दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है ये कितनी फीट ऊंची है? 597 फीट। और अगर मीटर में पूछता है तो कितना हो जाएगा? 182 मीटर। ये है कहाँ? तो ये है आपका गुजरात में। इस मूर्ति का जो निर्माण किया है ये किसने किया है, या डिजाइन किसने किया है? तो ये हो जाएगा आपका राम बी सुतार, राम बी सुतार। इस मूर्ति के निर्माण में पूरा कितना खर्च आया था? 3000 करोड़ रुपया, 3000 करोड़। और किस कंपनी ने इसे बनाया था जिसका भी बहुत चर्चा भी आया है? L&T। फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? लार्सन एंड ट्रूबो कंपनी, ट्रूबो या ट्रूडो ऐसे ही कुछ है। लार्सन एंड ट्रूडो, ट्रूडो ही हो जाएगा। लार्सन एंड ट्रूडो कंपनी।
ट्रूडो कंपनी के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। और ये गुजरात के थे भी। आगे देखिएगा, ध्रुवों की ओर अक्षांश रेखाओं के मध्य दूरी डॉट 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 धीरे धीरे घटती है, स्थिर रहती है, बढ़ती है या फिर तेजी से घटती है। सबसे पहले तो आ जाओ कि अक्षांश क्या होता है। तो अक्षांश जो है और देशांतर जो होता है, यह किसी भी जगह की स्थिति, किसी भी जगह की स्थिति और समय को मापने का मापदंड है। ठीक है, जब देखो आप जो पृथ्वी देखते हो ना, पृथ्वी का अगर आप छोटा सा स्ट्रक्चर बनाते हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ग्लोब कहते हैं। और मैप के कंपेयर में ग्लोब से समझना ज़्यादा आसान होता है। वैसे आसान तो मैप से रहेगा, बट रियल में अगर आप ग्लोब से ही पढ़ोगे ना, तो आपको पृथ्वी का बहुत ज़्यादा आइडिया हो जाएगा। देखो यहाँ पे हम थोड़ा सा अक्षांश बनाने का कोशिश करते हैं, मे बी बन जाए। अक्षांश और देशांतर रेखाएं, ये जो अक्षांश होता है ना, ये ऐसे लेटा हुआ होता है, और जो देशांतर होता है वो आपका ये देखिएगा, चलो बन गया। हाँ, लगभग तो बन गया। देखो सबसे पहले तो जो हम लोग रेखा बोल देते हैं ना, ये रेखा गलत है। रेखा कहना ही नहीं चाहिए, ये आपका वृत्त है। जब आप इसको ऊपर से देखोगे ना, तो आपको दिखेगा कि ये वृत्त बना हुआ है, ये प्रॉपर जो हर लाइन है ये क्या है? अपने आप में वृत्त है। लेकिन समझने के लिए आदमी रेखा का यूज करता है, क्योंकि इसमें आपको समझने में थोड़ा मुश्किल होगा। जब आप प्लेन कागज में समझ जाओगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा। मान लो कि ये अपना पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी है। अब ऐसा नहीं है कि पृथ्वी के ऊपर खींच करके कोई एशियन पेंट वाले बाल्टी में पेंट ले लिया है और वहां से जाकर के पेंट किया, नहीं। ये बस सोचने और समझने के लिए है, ताकि हम लोग किसी भी जगह की स्थिति और समय को अच्छे से पहचान सके। तो अगर ये पूरा का पूरा पृथ्वी है, तो एक रेखा है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? विषुवत रेखा। कौन सा रेखा कहते हैं? विषुवत रेखा। ये क्या करती है? ये हमारी पृथ्वी को लगभग 2 भागों में बांटती है। और ये जो 2 भाग में बांटती है, ऊपर वाला भाग क्या कहलाता है? ये कहलाता है उत्तरी गोलार्ध। ये कहलाता है उत्तरी गोलार्ध, मतलब उत्तर, और गोला का आधा भाग है ना, आप इतना अगर कट कर दोगे तो आधा भाग बचा, तो यही हो गया उत्तरी गोलार्ध। और ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है आपका दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। अब देखो क्या होता है ना, कि एक एक डिग्री के अंतर पर, एक एक डिग्री विषुवत रेखा से एक एक डिग्री के अंतर पे बहुत सारी रेखाएं खींची गई है। और इसी रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? इसी रेखा को हम लोग कहते हैं अक्षांश रेखा। और फिर हम आपको एक बार बताएं कि ये रेखा नहीं है, ये प्रॉपर एक वृत्त होता है। लेकिन समझने के लिए आदमी इस प्रकार का रेखा बना करके समझने का कोशिश करता है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखा, या इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लैटिट्यूड। ठीक है, यहाँ पर आपका एकदम से प्रॉपर यहाँ पे बिंदु बन जाता है। ठीक है, क्योंकि देखो ना, ये लंबा 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 धीरे छोटा होते जा रहा है, और वहां पे जाकर के प्रॉपर एक बिंदु बन जाता है। और ये जो आप इस टाइप का लाइन देख रहे हो, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखा। अक्षांश रेखा इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लेटिट्यूड। लेटिट्यूड। अब देखिएगा, कुछ अक्षांश रेखाओं का हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है, जो अपने लिए इंपॉर्टेंट है। एक चीज और, इनका जो अंतर है, जैसे ये जो विषुवत रेखा है, ये किस डिग्री पर होता है? 0 डिग्री पर। तो 0 डिग्री और इसके बीच ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 1 डिग्री। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे देखिएगा, ये हो जाएगा आपका 2 डिग्री, 3 डिग्री, मतलब कह लो कि एक एक डिग्री के अंतर पर होते जाता है। और टोटल वैसे कितने लाइन यहाँ पर होते हैं? तो ये टोटल हो जाएंगे 90 लाइन। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर भी टोटल खींचते जाते हैं, और ये भी टोटल कितने हो जाएंगे? 90 लाइन। मतलब आपसे पूछेगा कि टोटल अक्षांशों की संख्या कितनी है, तो 90 ऊपर था, 90 नीचे है, और जब हम इसको ऐड करेंगे तो कितना हो गया? 180। लेकिन एक से सुनिएगा, बहुत लोग इसको भी, ये जो चूंकि विषुवत रेखा ये भी इस प्रकार की लेटी हुई है, तो इसको भी अक्षांश रेखा में ही काउंट कर लेते हैं। और जो हम इसको भी काउंट करेंगे, तो टोटल अक्षांशों की संख्या कितनी हो जाएगी? 181। क्या हो जाएगी? 181। और क्वेश्चन क्या बनता है कि 2 अक्षांशों के बीच की जो दूरी है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? 2 अक्षांशों के बीच की जो दूरी होती है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो इस दूरी को हम लोग कहते हैं जोन। ठीक है, इस दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? इस दूरी को कहते हैं जोन। इस दूरी को जोन करते हैं। और 2 अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है? तो ये होती है 111 किलोमीटर।
कितनी होती है 111 किलोमीटर। और यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या था, ध्रुवों की ओर अक्षांश रेखाओं की मध्य दूरी। देखो ध्रुव कौन सा है, तो ध्रुव है आपका ये वाला, ठीक है, ये जो है आपका एक और ध्रुव बड़ा फेमस हो रखा है, एक है आपका ये है आपका ध्रुव, ठीक है, ये है ध्रुव। तो आप देखो कि अक्षांश रेखा जा रही है और आप देखो आपको देखते के साथ पता चल जाएगा कि जैसे जैसे ये अक्षांश रेखा ऊपर जा रही है छोटी होती जा रही है और लास्ट में यहाँ पे जाने के बाद क्या हो जाती है, ये एकदम बिंदु बराबर रह जाती है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि क्या होती जा रही है, छोटी होती जा रही है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, धीरे धीरे घटती है, स्थिर रहती है, धीरे धीरे बढ़ती है, तो बिल्कुल नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, तेजी से घटती है। अब देखो कुछ अक्षांश रेखा अपने लिए इंपॉर्टेंट है और जो इंपॉर्टेंट होता है उसको हम एक अलग सा प्यारा सा नाम देते हैं। जैसे ये 23.5 डिग्री जो आपका अक्षांश है और ये किस साइड में है, उत्तर में है, ठीक है। ऊपर वाला रीजन क्या कहलाता है, उत्तर, और नीचे वाला क्या कहलाता है, दक्षिण। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कर्क रेखा, कर्क रेखा। उसके बाद फिर एक और आ जाओ 66.5 डिग्री। जैसे जैसे आप ऊपर आओगे, चूंकि 90 तक ना आते हैं, 66.5 डिग्री जब आप ऊपर आते हो तो यह अक्षांश रेखा क्या कहलाता है, ये कहलाता है आपका, क्या कहलाएगा, आर्कटिक रेखा, आर्कटिक रेखा। और जब आप यहाँ पे 90 डिग्री पे आते हो तब ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है आपका उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव। तो इसको आप याद रखिएगा कि ऊपर वाला क्या हो जाता है, उत्तरी ध्रुव, और यहाँ पे एक मकर रेखा, एक होता है आपका आर्कटिक रेखा। वैसे ये नीचे में होगा कि नहीं होगा, आप बताओ पहले, नीचे होगा या नहीं होगा इस टाइप से। जैसे देखो यहाँ पे भी ये 0 डिग्री है, यहाँ भी नीचे आएगा तो 1 डिग्री होगा, 2 डिग्री होगा, 3 डिग्री होगा, तो यहाँ भी कभी कहीं पे 23.5 आएगा ना। तो ये जो 23.5 आया इसको हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे जो 23.5 आता है दक्षिण की ओर, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है आपका मकर रेखा। कौन सा रेखा, मकर रेखा। तो देखो यहाँ से कितना कुछ आप सीख लिए ना कि 23.5 डिग्री उत्तरी क्या कहलाएगा, कर्क रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिणी क्या कहलाएगा, मकर रेखा। यहाँ भी कहीं पे 66.5 डिग्री आएगा तो ये 66.5 डिग्री क्या कहला जाएगा, 66.5 डिग्री, ठीक है, सही जा रहे ना, हाँ, अंटार्कटिक रेखा कहलाएगा, अंटार्कटिक रेखा, अंटार्कटिक रेखा। और ये जो यहाँ पर आ गया ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका दक्षिणी ध्रुव, ये कहलाएगा आपका दक्षिणी ध्रुव। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, बढ़िया क्वेश्चन है, चलो आ जाओ। देखो भारत के राष्ट्रपति, यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन बोल कह रहा है, भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले रामनाथ कोविंद किस राज्य के राज्यपाल थे। तो भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले रामनाथ कोविंद जो है ये बिहार के राज्यपाल थे। और एक और आदमी है जाकिर हुसैन, ठीक है, जाकिर हुसैन, प्लस में कर दिया, जाकिर हुसैन और आपके रामनाथ कोविंद ये दोनों कभी बिहार के राज्यपाल रहे थे। जाकिर हुसैन और रामनाथ कोविंद कहाँ गए, हाँ, रामनाथ कोविंद दोनों कभी बिहार के राज्यपाल रहे थे और ये दोनों आगे जाकर के क्या बने थे, तो भारत के राष्ट्रपति बने थे। बहुत लंबा सेशन चला गया, चलिए फिर 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ।